everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to start a chapter that is phase equilibrium in this video. If you are a BSc student and if you are studying in bachelor's, then definitely ये chapter आपके syllabus में होगा, तो आपको ये semester exams और उसके बाद जो competitive exam है, that is IIT JAM में help करेगा. And if you are a master's student and you are studying in MSc, तब भी आपको ये chapter helpful है for the semester exams और उसके बाद जो गेट और CSIR UGC नेट का एग्जाम है उसके लिए. And if you are a teacher and you want to prepare for the TGT and PGT exam, definitely this chapter is of utmost importance to you because ये chapter तब भी हमें देखने को मिलता है. So this is the main purpose of starting this chapter on this channel because ये chapter हमें सब bachelor's, master's और exams में पढ़ना पड़ता है. So that is why we are starting this chapter over here. So let me just share the screen with you all and here we are. Yeah. So this is phase equilibrium. फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फेज क्या होता है. फेज जानेंगे, फेज को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो जानेंगे. उसके बाद जानेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होता है. कंपोनेंट जान लिया, फिर हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम जानने के बाद हमारा मेन पर्पस होगा फाइंड आउट करनी क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस. तो ये सब चीजें हमें जाननी है आज की इस वीडियो में. हालांकि और भी हमारे पास टॉपिक्स हैं जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम, इसकी अगले वाले में पढ़ रहे होंगे. उसमें हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के बारे में जानेंगे और इसी तरीके से रिमेनिंग पोर्शन हम अपनी थर्ड क्लास में कवर कर रहे होंगे. सो देयर विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर दिस फोर थिंग्स: phases, components, degree of freedom and Clausius-Clapeyron equation. So without wasting any single minute, let us move to that what are phases. Phases को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम. फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम को ही बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज फेज. फेज एक्चुअल में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग एनी सिस्टम, एनी बीकर एंड वी आर हैविंग वाटर इन दिस. ठीक है, तो वाटर अपने आप में क्या है, एक फेज है क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं. वाटर क्या है, फेज. ठीक है, अगर मैं इसी वाटर में सॉल्ट डाल दूं तो सॉल्ट डालने के बाद क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, यानी आप सैलाइन वाटर जो है क्या आप उसमें सॉल्ट और वाटर को डिस्टिंग्विश कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना. तो मतलब वो एक ही फेज में है. यही अगर मैं वाटर के अंदर शुगर डाल दूं तो क्या आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि शुगर कहाँ है, वाटर कहाँ है? नहीं ना. आफ्टर डिसोल्यूशन आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो तब भी आपका क्या होगा, फेज वन. अगर यहाँ पे वाटर में डाल दिए जाए पेबल्स, यानी कि छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाए, तो क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे? देन द आंसर विल बी यस. ठीक है, क्योंकि वो दो अलग अलग चीजें हो गई हैं, वो दो अलग अलग फेजेस हो गए. ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर. ठीक है, फिर हम ले लेते हैं सैंड और ले लेते हैं पेबल्स. क्या आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे? डेफिनेटली. आप कितनी चीजें देख पाओगे सिस्टम के अंदर कि यहाँ पे फेजेस हैं तीन. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फेज क्या है. फेज अपने आप में एक होमोजीनियस सिस्टम है. ठीक है, जैसे वाटर अपने आप में होमोजीनियस है, सैंड अपने आप में होमोजीनियस है, पेबल्स अपने आप में होमोजीनियस है. ठीक है, और इसको आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो. आपको पता है वाटर जो है वो सैंड से अलग नजर आता है, सैंड जो है वो अलग नजर आती है पेबल से. सो फिजिकली डिस्टिंक्ट है. ठीक है, और मैकेनिकली आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो. मैकेनिकली ये एक सेपरेबल पार्ट भी है. तो हम ये बोल सकते हैं कि फेज जो है वो अपने आप में होमोजीनियस है. फिजिकली आप इसको अलग कर सकते हो, मैकेनिकली फिजिकली आप इसको देख सकते हो कि ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, यानी यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश दैट. मैकेनिकली भी आप उसको अलग कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपके पास क्रश्ड शुगर है, एक है आपके पास पीसी हुई चीनी और एक है आपके पास सॉल्ट. ठीक है, तो क्या आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे?
तो आंसर इज नो। ठीक है, ये दोनों एक ही फेज बनाएंगे क्योंकि क्रश्ड शुगर भी सॉल्ट के जैसे ही नजर आएगी, तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शुगर है और आपके पास सॉल्ट है, तब ये दोनों के दोनों क्या है, फेज बनाएंगे दो। क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स जो है वो मोटे होंगे और सॉल्ट के पार्टिकल्स बारीक होंगे। तो उस वजह से ये फिजिकली डिस्टिंक्ट आपको नजर आएंगे, आप इन दोनों को अलग भी कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पे फेजेस क्या होंगे, दो। तो फेज का मतलब क्या है, जो अपने आप में होमोजीनियस है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है और मैकेनिकली सेपरेबल है। और ये सब चीजें किसके अंदर बात कर रहे हैं, ये सब हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक होमोजीनियस पार्ट ऑफ अ सिस्टम है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम है, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम है। आपको मालूम है कि यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से बनता है, सिस्टम और सराउंडिंग से। अब हम फेजेस को थोड़ा सा केमिस्ट्री की टर्म में पढ़ेंगे और हम अलग अलग एग्जांपल्स देके देखेंगे। जैसे पहली एग्जांपल है कि एयर। तो एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस है। तो ये सब फेज बना रही है वन, क्योंकि इसमें क्या है, सबकी सब क्या है, गैसेस है। यही अगर सारी की सारी गैसेस है, लेकिन यही अगर हम एलॉयज की बात करें जिसमें सारे के सारे सॉलिड्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ आपके पास सॉलिड्स होंगे उनका फेज भी उतना ही होगा। तो फेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड, जितने आपके पास सॉलिड्स हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे, फेज होंगे। अगर एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, जैसे हमें मालूम है कि कार्बन, ठीक है, एलोट्रॉप्स फॉर्म डिफरेंट फेजेस। अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करेंगे तो वो डिफरेंट फेजेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, then we are having fullerene, then we are having diamond. So we know that there are three allotropes of carbon. Therefore यहाँ पे phases भी कितने होंगे, तीन होंगे। तो एलोट्रॉप्स जो है वो अलग अलग फेज फॉर्म करते हैं। कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स हैं तो तीन फेजेस होंगे। इसी तरीके से सल्फर के जितने भी आपके पास एलोट्रॉप्स हैं उतने ही उसके क्या होंगे, अलग अलग फेजेस होंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने फेजेस होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, जितने एलोट्रॉप्स हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे, फेजेस होंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रेट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। फिर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O, then copper sulfate dot 1H2O and then copper sulfate। तो ये हमारे पास चार अलग अलग हाइड्रेट्स हैं, ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन सब का मिक्सचर ले लें एंड देन वी सी कि कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं, देन वी विल बी सेइंग कि यहाँ पे चार फेजेस है। ठीक है जी, एलोट्रोपिक मिक्सचर में नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स के बराबर आएंगे, हाइड्रेट के मिक्सचर में जितने नंबर ऑफ हाइड्रेट्स ले रहे हो उतने आपके पास क्या है, फेजेस आ जाएंगे। तो कितने पॉइंट्स पढ़े हमने, चार पॉइंट्स पढ़े। अब हम पांचवें पॉइंट के ऊपर आते हैं। पांचवा पॉइंट है कि अगर आप कोई भी गैस ले रहे हो और पानी ले रहे हो तो वहां पे आपके पास फेज हमेशा दो आएंगे। ठीक है, ये हम जनरल केस में बात कर रहे हैं कि जब हम गैस और पानी को लेते हैं तो फेज हमेशा दो आते हैं। बट हाँ, अगर ऐसा है कि गैस डिसोल्यूशन उसकी हो रखी है, गैस डिजोल्व इन वाटर है, तो उस केस में आप फेज को जो है वो वन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि पानी में घुल जाती हैं। तो पानी में घुल जाती है, इस वजह से हम यहाँ पे फेज वन लेंगे। अदरवाइज हमारे पास जनरल केसेस में गैस और वाटर जो है वो दो फेजेस फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एक्चुअल में यहाँ एक पॉइंट मेंशन करने वाला है कि गैस विद हाई डाइपोल मोमेंट, ऐसी गैस जिसका डाइपोल मोमेंट हाई है, वो हमेशा पानी के साथ एक ही फेज बनाएगी। वो हमेशा पानी के साथ एक ही फेज बनाएगी। ठीक है, जिसकी ज्यादा डाइपोल मोमेंट गैस की, वो उतना ही ज्यादा पानी में डिसोल्यूशन करेगी और पानी के साथ उसका एक फेज बनाएगी। देन हमें पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है,
हमें ये देखना है, यहाँ हमारा एक नॉर्मल कंसेप्ट काम करेगा कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। हम बोलते हैं कि कोई भी अगर पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर में डिजोल्व होगा। अगर हमारे पास कोई भी नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो पोलर जो है वो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। ठीक है, तो अगर पोलर पोलर में डिसॉल्व है तो डेफिनेटली फेज 1 है। अगर नॉन पोलर में डिसॉल्व है तो डेफिनेटली फेज 1 है। पर अगर पोलर और नॉन पोलर लिए हुए हैं हमने, तो वहां पे उसको हम डिस्टिंक्ट बहुत आसानी से कर पाएंगे और वहां हमारे पास फेज जो है वो 2 आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप ये देख सकते हैं, ऑयल प्लस वाटर। तो हमें मालूम है कि ऑयल जो है वो नॉन पोलर है, ऑयल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, और वाटर जो है वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, आपको दो अलग अलग लेयर्स नजर आएंगी, इसलिए यहाँ पे फेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप वाटर लेते हो, वाटर किसकी एग्जाम्पल है, पोलर की। और बेंजीन, बेंजीन किसकी एग्जाम्पल है, नॉन पोलर की। तो अगर आप इन दोनों को घोलते हो तो फेज कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर आप CCl4 लेते हो यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हो, और एक आप लेते हो ईथर, तो यहाँ पे फेज कितने आएंगे ये हमें देखना है। ईथर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये हमें मालूम है, क्योंकि ईथर का फॉर्मूला कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। लेकिन अब हमें देखना है CCl4 ये पोलर है कि नॉन पोलर। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें देखने में ये पोलर लग सकता है लेकिन ये है क्या, नॉन पोलर। क्योंकि इसकी डायपोल की डायरेक्शंस जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट ऑपोजिट कैंसल आउट ईच अदर, अल्टीमेटली इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, डायपोल मोमेंट इसकी 0 आ गई तो मतलब ये क्या हुआ हमारे पास, नॉन पोलर। नॉन पोलर और नॉन पोलर जब आपस में डिसॉल्व करेंगे तो फेज उनका एक ही फॉर्म होगा। एक ही फॉर्म होने का मतलब वो होमोजीनियस होगा। तो CCl4 और ईथर हमेशा ही एक फेज फॉर्म करते हैं। क्लियर दैट? ओके, अब यहां से एक कंसेप्ट याद आ रहा है, लेट मी जस्ट नंबर दिस कंसेप्ट। ये हमारे पास 6th कंसेप्ट है। अब 7th कंसेप्ट है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन के रिगार्डिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि सॉल्ट और वाटर हमेशा ही एक फेज फॉर्म करते हैं जब हम इसको डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन हमने 9th क्लास में सैचुरेशन का एक कंसेप्ट पढ़ा था और वहां पे ये देखा था कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आता है, एक मिनिमम, एक ऐसी क्वांटिटी आती है सॉल्ट की जिससे आगे आप सॉल्ट को अगर घोलोगे तो वो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। है ना, कि एक लिमिट तक ही आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हो एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद अगर आप घोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो अब आप लिखिए कि आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट, जब एक बार सैचुरेशन पॉइंट आ गया उसके बाद अगर आप सॉल्ट डालोगे और सॉल्ट और वाटर का फेज देखोगे तो सॉल्ट और वाटर का फेज कितने बन जाएंगे, 2, क्योंकि अब आपको सॉल्ट अलग नजर आएगा, वाटर अलग नजर आएगा। तो सैचुरेशन पॉइंट के नीचे आपके पास सॉल्ट और वाटर एक फेज फॉर्म कर रहे थे, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट के बाद सॉल्ट और वाटर जो है वो फेज 2 फॉर्म कर रहे हैं। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि बिलो सैचुरेशन फेज 1 है, अदरवाइज फेज क्या है, 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब हम लैब में भी सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एक साइड हमारे पास एक्वस सोल्यूशन किसी भी एसिड का है, जो सपोज HCl ले लेते हैं, और एक साइड हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है किसी भी बेस का, लेट अस सपोज कि NaOH की पैलेट्स का ले लिया। तो दोनों के दोनों हमें कलरलेस नजर आएंगे, उसमें कुछ भी हम देख के नहीं बता पाएंगे कि दोनों क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वाटर कहाँ है और HCl कहाँ है, ठीक है, हम दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। वैसे ही NaOH में वाटर और NaOH को दोनों को अलग अलग डिस्टिंक्टली देख पाना नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि वो एग्जैक्टली सोल्यूशन बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई ये पूछे कि किसी का भी एक्वस सोल्यूशन क्या फेज फॉर्म करता है, कितने नंबर ऑफ फेजेस फॉर्म करता है, तो आपने बोलना है 1, कि एक्वस सोल्यूशन फेज कितने फॉर्म करते हैं, 1 फॉर्म करते हैं। क्लियर दैट? इसी तरीके से 9th पॉइंट जो हमने देखना है वो ये देखना है
कि नॉर्मली क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि गैसेस, कोई जब भी हमारे पास गैसेस का मिक्सचर है तो हम बोलते हैं कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि हमारे रूम में भी जहाँ पे हम बैठे हैं वहां पे बहुत सारी गैसेस है। अब हम, हमें तो गैसेस में फिलहाल दिख नहीं रही है ना, बट हम, ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि हमारे आसपास गैसेस हैं। तो इन गैसेस को क्या हम देख पा रहे हैं कि ये CO2 का मॉलिक्यूल जा रहा है या ऑक्सीजन का जा रहा है? नहीं देख पा रहे ना, क्योंकि ये सब के सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं। पर अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन आ गई कि इन सब गैसेस में से कोई ऐसी गैस है जो कि लिक्विफाई हो सकती है, जो कि लिक्विफाई हो सकती है। लिक्विफाई क्यों होगी? बिकॉज ऑफ मोर वंडरवॉल फोर्सेस। तो उस केस में वो एक फेज अलग बना देगी। जनरली अगर हम बात करें तो सारी की सारी गैसेस होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती हैं, इसलिए फेज वन है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कि इन सब गैसेस में से कोई ऐसी गैस है जो कि लिक्विफाई हो जाती है बिकॉज ऑफ द वंडरवॉल फोर्स, तो वहां पे फेज हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज हम बात करते हैं हीलियम, नोबेल गैसेस फैमिली की, ग्रुप नंबर 18 की, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनो। ठीक है, तो हमें मालूम है कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रही हैं। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि फोर्सेस बढ़ रही हैं, गैस जो है वो इजिली लिक्विफाई हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे फेज जो है वो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ए गैस है और एक बी गैस है, अब ए की वंडरवॉल फोर्स बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। एक गैस जो है वो लिक्विफाई हो गई, एक जो है वो एज इट इज गैसेस फॉर्म में रही। तो कितने टोटल फेजेस हो गए? दो फेज हो गए ना। अगर एक लिक्विफाई होगी और दूसरी लिक्विफाई नहीं हुई तो कितने फेजेस हो जाएंगे? दो फेजेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं। हमें गैस की अगर कोई भी कंडीशन दे दी जाती है कि आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया है और वो गैस हाई प्रेशर पे है, कि एक गैस हमारे पास हाई प्रेशर पे है, एक गैस हमारे पास नॉर्मल प्रेशर पे है, तो बताइए कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ फेजेस होंगे? तब भी आपका आंसर जो है वो दो आएगा, क्योंकि जिसके ऊपर हाई प्रेशर होगा वो जल्दी लिक्विफाई कर जाएगी, जिसके ऊपर नॉर्मल प्रेशर है वो जल्दी लिक्विफाई नहीं करेगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था स्टूडेंट्स। अगर हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ फेजेस को फाइंड आउट कीजिए, तो नंबर ऑफ फेजेस को हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा अगला कंसेप्ट जो पढ़ना है, देखो हमने चार कंसेप्ट पढ़ने हैं, यहां तक हमारा एक कंसेप्ट हो चुका है, दैट इज फेजेस। तो एक बार इसको टिक कराते हैं सो दैट खुद को भी एक हिम्मत सी मिले कि हाँ हो गया है। ठीक है, तो फेजेस हमने कवर कर लिया है। अब हमारा मेन फोकस है कंपोनेंट्स को जानने में कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसकी एक आप डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ जी, यहाँ पे हेडिंग बनाइए, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या होता है? बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इनको अच्छे से समझना है। सो द मिनिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूलर स्पीशीज, द मिनिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूलर स्पीशीज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूलर स्पीशीज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स sufficiently या sufficient enough to determine the composition of all the phases of the system, to determine the composition of all the phases of the system। तो मिनिमम नंबर ऑफ मोलिकुलर स्पीशीज जो हमें चाहिए किसी भी सिस्टम की कॉम्पोजिशन को बताने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? C इज इक्वल टू S माइनस R। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। C का मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एस का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये अलग चीज है, मैं बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, और आर का मतलब है कोई भी कंडीशन। ठीक है, कोई कंडीशन हो सकती है स्पेसिफिक, या कोई आयंस हो सकते हैं, या इक्विलिब्रियम कितने मौजूद हैं, ये सब चीजों को हम आर में ही कंसीडर करेंगे।
तो अभी एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कि सारे फेजेस, ठीक है, कि किसी भी फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैं जो आपको लगेंगी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी आप एग्जाम्पल किसकी लिखेंगे? आप लिखिए नॉर्मल कि आइस का कन्वर्जन वाटर में और वाटर का कन्वर्जन वेपर में। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 2 एंड देन 3। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स है हमारे पास, आइस, वाटर एंड वेपर। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, आइस, वाटर एंड वेपर। अब आप यहाँ पे लिखिए 3। ठीक है, और ये आपके पास हो गई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब आती है कोई भी कंडीशन, ये होता है ना सी इज इक्वल टू एस माइनस आर। एस क्या होता है आपके पास? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और आर आपके पास क्या होता है? कोई भी कंडीशन। तो आपके पास दो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है, तो 3 - 2 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है NH4Cl, ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में, then you will be getting NH3 gas plus HCl गैस। ठीक है, इस वाले में अब आप देखेंगे तो इस वाले में आप बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं आपके पास, कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं, एक बार देखिए। NH4 सॉलिड, NH3 गैस प्लस HCl गैस। तो यहाँ पे फेजेस आपके पास हैं दो। क्यों फेजेस कैसे दो हैं? एक बार देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आपके पास सॉलिड है और ये गैस, और गैसेस तो होमोजेनियस होती है। ठीक है, तो NH3 और HCl का फेज क्या होगा? एक। सॉलिड का फेज क्या हो गया? एक। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेजेस आ गए दो। कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस आर, यानी कोई भी कंडीशन आती है। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने हैं? तीनों अलग अलग चीजें हैं, NH4Cl अलग है, NH3 अलग है, HCl अलग है। तो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट्स कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे कंडीशन कितनी है, तो इक्विलिब्रियम की सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो यहाँ पे 3 - 1 विल बी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं। जस्ट सपोज आपको पेपर में ये दे दिया गया कि NH4Cl है और ये फॉर्म कर रहा है NH3 प्लस HCl। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? C इज इक्वल टू S माइनस R। आपको मालूम है तीन कंपोनेंट है, तो 3 आ गया। 1 2 एंड 3 ये आपके पास कंपोनेंट है। एक आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर आपको ये लिख के दे दिया जाए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आपको पता है कि एक और कंडीशन एक्स्ट्रा मेंशन कर रखी है। एक कंडीशन तो इक्विलिब्रियम की मेंशन थी, एक कंडीशन आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की मेंशन है। तो यानी आप एक और माइनस कर दोगे, जितनी कंडीशंस दी होंगी आप उतने माइनस करते जाओगे। एक कंडीशन आपको ये वाली माइनस करके दे रखी है, एक आपको ये वाली माइनस करके दे रखी है। तो 3 - 1 - 1 विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आ जाएंगे? 1। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया 3 - 1 2, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। कितनी भी कंडीशंस दे रखी हैं आपको उसको प्रॉपरली ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बराबर हो सकते हैं अगर कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन अगर आपको कोई भी कंडीशन दे रखी है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल ऑलवेज बी लेस देन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंडीशन दे रखी है, यानी कोई आपको आर की वैल्यू दे रखी है, तो हमेशा ही कंपोनेंट्स का नंबर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नंबर से कम आएगा, क्योंकि C इज ऑलवेज इक्वल टू S माइनस R। ठीक है, तो हद से हद जो है वो C बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा, किससे? S से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि C जो है वो S के बराबर हो सकता है या फिर S से कम हो सकता है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और नंबर ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ हमने दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं वीडियो के। एक हमने फेजेस के बारे में पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता चलती है।
डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में लिखिए स्टूडेंट्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द मिनिमम number of independent variables which are required to characterize the system completely। ये अभी हम जब वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब भी आपको इसके बारे में पता चलेगा। So the minimum number of independent variables which are required to characterize the system completely, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है C माइनस पी प्लस 2। F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2। C हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। F क्या है हमारे पास? डिग्री ऑफ फ्रीडम। C हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। और P हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ फेजेस। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस में फाइंड आउट करते हैं? आइस जो कि इक्विलिब्रियम में है वाटर के, और वाटर जो कि इक्विलिब्रियम में है वाटर वेपर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेजेस कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे है 3 फेजेस, ठीक है। हमें पता है कि फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, ठीक है। फेजेस हमें पता चल गया 3 है। फिर हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? S माइनस आर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 3, और कंडीशंस कितनी है? 2। तो इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें फ्रीडम फाइंड आउट करनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो C कितना है? 1। फेजेस कितने हैं? 3। तो 1 माइनस 3 प्लस 2। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारे पास? डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई है हमारे पास यहाँ पे? 0। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे। जब हम वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा, तो इसलिए आप इसके फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ के रखें, ठीक है जी। तो इसी के साथ तीसरा पॉइंट हमारा कवर अप होता है। अब हमारा